नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे क्या नाराज है महाराज। जी हां, खबर है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही पार्टी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजहें तो कई हो सकती हैं, लेकिन अभी नाराजगी सामने आई है विजयपुर उपचुनाव नतीजों के बाद। यानी विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि विजयपुर उपचुनाव में उन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रचार के लिए कहा जाता तो जरूर जाते। पहले इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। जो भाजपा के मूल भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया, बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया। विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उपचुनाव हार गई। कांग्रेस से बीजेपी में आकर वन मंत्री बने रामनिवास रावत अपनी सीट बचा नहीं पाए। उन्हें बीजेपी से कांग्रेस में आए मुकेश मल्होत्रा ने हरा दिया। पूरी सरकार प्रचार में जुटी थी, बस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे। चुनाव के दौरान ये चर्चा का विषय भी रहा। नतीजों के बाद सिंधिया से सवाल किया गया तो बिना झिझके उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बुलावा नहीं आया। लोगों का कहना है कि महाराज के ना जाने से उसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। सिंधिया के बयान पर बीजेपी ने कहा कि उन्हें बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की थी। नए नेतृत्व ने कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय हितानंद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सबने बात की थी। क्योंकि उस सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। बीजेपी के खंडन के बाद सिंधिया से फिर सवाल किया गया, लेकिन इस बार उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। भगवान दास जी ने कहा है कि खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर बयान में नहीं लगा। चुनाव का। रामनिवास रावत कभी सिंधिया परिवार के करीबी माने जाते थे। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी का दामन थामा, तब रामनिवास रावत उनके साथ बीजेपी में नहीं गए। हालांकि जब रामनिवास रावत की बाद में बीजेपी में एंट्री नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव और हितानंद शर्मा के जरिए हुई, तो ज्वाइनिंग के वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नहीं थे। रामनिवास रावत के कांग्रेस में रहते सिंधिया करीब 8 बार रावत के लिए चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन इस बार नहीं। कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के मूल भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। मंत्री पद अर्थात बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाए। सिंधिया और बीजेपी के बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने तंज किया है। रावत जी तब उनके नाम के अनुसार निवास स्थान पहुंच गए हैं, तो सिंधिया जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि वही पार्टी ने आपको सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। अब लगता है बीडी शर्मा जी को ने शायद पीले चावल भिजवाए नहीं थे, इस कारण सिंधिया जी आए नहीं। तो बीजेपी को पीले चावल की नई परंपरा चालू करना चाहिए। विजयपुर उपचुनाव में वन मंत्री की हार के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के बयानों से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और इसी पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अजय धावले जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजीत भदौरिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तो डॉक्टर महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मैं आपके और आना चाहूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्वागत है आपका, आप सभी मेहमानों का। महेंद्र जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि महाराज जी कह रहे हैं बुलावा नहीं मिला, पार्टी कह रही है बुलावा भेजा गया लेकिन व्यस्त थे। क्या सच में ये व्यस्तता थी या नाराजगी? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी बयान अगर कोई बड़ा राजनेता देता है तो उसकी तरह तरह के मायने निकाले जाते हैं। और जैसा कि
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक सियासी स्वभाव है। वो जो कुछ कहते हैं बड़े स्पष्टवादिता के साथ कहते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी क्यों ना रही हो। कांग्रेस में भी जब वो थे तो बड़े स्पष्टवादिता अंदाज में राजनीति करते थे और राजनीति को जनसेवा का एक माध्यम बताते आ रहे थे। वैसा ही कुछ उनका सियासी स्वभाव भारतीय जनता पार्टी में भी कायम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर हर निर्णय जो है संगठन सर्वोपरि के तौर पर लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा नाम भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर संगठन के आदेश का मुझे लगता है शायद इंतजार था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप भी है और कांग्रेस पार्टी से जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनको लेकर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगे हैं। और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के वही मायने बाहर निकल कर आ रहे हैं कि जो उनका राजनीतिक स्वभाव है, जो राजनीतिक अंदाज है, वो ग्वालियर ही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर जहां पर सिंधिया राजघराने का सियासी प्रभाव है वहां पर भी दिखाई दे रहा है। और शायद विजयपुर के हुए उपचुनाव में के दरमियान भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया महज जो है पार्टी की आलाकमान के आदेश का इंतजार ही करते रहे। ये बात जरूर है कि रामनिवास रावत बड़े वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं और पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े करीबी भी वो माने जाते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जब आने की बारी आई तो उन्होंने सिंधिया के साथ आना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहे। लेकिन जब मौका मिला तो सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर रामनिवास रावत भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को थाम गए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई अपना पुराना बिछड़ा साथी जब सत्ता परिवर्तन के बाद जो है दल परिवर्तन करता है और ऐसे में अपने पुराने राजनेता को भूल जाता है तो थोड़ी बहुत नाराजगी तो लाजमी सी है। ये मनुष्य व्यवहार भी है, मानव स्वभाव भी है और सिंधिया का सियासी स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। तो जिसको अपना मान लेते हैं तो उसके तन मन धन लुटा देते हैं। शायद ऐसा ही मूल स्वभाव भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका बरकरार है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप कम्युनिकेशन गैप का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, अजय धावले जी आपकी ओर आना चाहूंगी। पार्टी ऐसी है जैसा कि अभी महेंद्र जी भी कहते हुए नजर आए, संगठन सर्वोपरि और संगठन के जो भी फैसले होते हैं उस पर काफी ज्यादा अमल किया जाता है और बहुत ही फूक फूक के कदम रखती है पार्टी। लेकिन क्या अब देखा जाए कि एक बड़ी चूक हुई है पार्टी या फिर पूरे पार्टी में तमाम नेताओं की तरफ से कि कम्युनिकेशन गैप हो गया और चुनाव जिसपे जी जान लगाया जा रहा था उसमें फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंच पाए? देखिए अश्मिता जी, इस विषय का पटाक्षेप मुझे लगता है जब हमारे संगठन की ओर से इस विषय के ऊपर कथन आ गया है, माननीय भगवान दास सबनानी जी जो हमारे संगठन के महामंत्री जी हैं, उन्होंने पार्टी की ओर से इस विषय पे अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने माननीय सिंधिया जी को लिखा था और उनसे आग्रह भी किया था कि वो विजयपुर के चुनाव में आए, लेकिन उनकी अपनी व्यस्तताएं थी और अपनी व्यस्तता की वजह से वो नहीं आ पाए। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो उसका एक ही कोई प्रत्याशी होता है तो हमारा कमल का फूल होता है, कोई प्रचारक होता है तो हमारा कमल का फूल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से व्यक्ति विशेष और व्यक्ति केंद्रित राजनीति कभी नहीं करती कि इस व्यक्ति के अमुक व्यक्ति के आने से ही हम चुनाव जीत जाएंगे। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता है। किसी भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रण प्राण लगा देती है, अपने कार्यकर्ताओं का परिश्रम लगा देती है, अपने नेतृत्व की क्षमता लगा देती है और योग्यताओं क्षमताओं का संपूर्ण दोहन करके भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीतती रहती है। निश्चित रूप से विजयपुर में हम लोगों की जो हमारी जो हार हुई है, हम उस हार पे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और उसका एक आत्मावलोकन करके कि हमारी वहां हार के कारण क्या रहे, अगली बार के विधानसभा चुनाव में हम किस नजरिए के साथ में वहां जाए, वहां की जनता को अपना जो विकास का विजन है उसके साथ में किस प्रकार से कन्विंस कर सके। इन सारी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मनन चल रहा है। अब ये हमारे लिए अब प्रश्न नहीं रहा कि कौन आया था और किसने प्रचार नहीं किया। ये निश्चित रूप से कांग्रेस को इस विषय पे यदि अपने चटकारे लेने वाली राजनीति कर रही है तो कांग्रेस को वो जीत का बिल्कुल दम है और जीत के लिए उनको मुबारकबाद भी देते हैं, जीत के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हमेशा अपनी हार से परिश्रम करना सीखता है, अपनी हार से आत्मावलोकन करता है, आत्मचिंतन करके किस प्रकार से हम हमारी जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम दूर कर सके, हम अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत कर सके, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल किस प्रकार से बढ़ा सके, इन सारे विषयों पर चिंतन करते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 2023 का विधानसभा का चुनाव जिस प्रकार से हारी है, फिर लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से हारी है, उसके बाद में विजयपुर की जो एक जीत है, उस जीत से कांग्रेस को यदि लगता है कि वो जो अप्रासंगिक हो चुकी कांग्रेस प्रासंगिक हो जाएगी, तो ये एक अपने आप में बेमानी सोच है उनकी।
क्योंकि कांग्रेस आज धरातल की राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस आज वास्तविकता की राजनीति नहीं कर रही। और एक जो हमारी हार है, यदि उसको भारतीय जनता पार्टी के पतन से कांग्रेस जोड़ रही है, तो कांग्रेस को मुझे लगता है अपना इतिहास उठाकर देखने की आवश्यकता है कि विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में और विगत 10 वर्षों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री के अनेक नित नए परचम लहरा दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी अपनी जीत पर दम नहीं रहा। हमने हमारी जीत का विनम्रता के साथ में जीत को भी स्वीकार किया और विनम्रता के साथ में हार को भी स्वीकार किया। विजयपुर की हार का हमने कहा है कि हम चिंतन करेंगे। बिल्कुल अजय जी, काफी आरोप लगाए हैं आपने और इन आरोपों का अजीत जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। अजीत जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी, अजय जी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत के बाद अति उत्साहित हुए और कांग्रेस अब चटकारे लेते हुए नजर आ रही है। अस्मिता जी, पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को, पूरे पैनल को, कि भारतीय जनता पार्टी ये मान ले बिल्कुल कि कोई भी आ जाता, सिंधिया जी आ जाते या नरेंद्र मोदी जी आ जाते, विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित थी। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और उस विधानसभा के चुनाव के कन्वीनर पूर्व मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में संगठन को जो गढ़ा गया, विजयपुर विधानसभा के संगठन को जो गढ़ा गया, उस संगठन ने जो मतदाता, जो परंपरागत मतदाता था कांग्रेस पार्टी का, उस कांग्रेस पार्टी के मतदाता को मोटिवेट करके रखा कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है। इसलिए परिणाम तो आदरणीय अस्मिता जी कांग्रेस के पक्ष में आना ही था। अब आप सिंधिया जी के संदर्भ की बात करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दे कि झूठ बोल कौन रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट झूठ बोल रहा? कोई तो एक झूठ बोल रहा है ना। सिंधिया जी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मुझे बुलाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही बी.डी. शर्मा जी, ईतानंद जी और सीएम साहब मोहन यादव जी, इन तीनों ने बुलाया सिंधिया जी को। तो बोल तो कोई ना कोई झूठ रहा है ना। स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी कौन झूठ बोल रहा है। अस्मिता जी, ये वर्चस्व की लड़ाई है और सिंधिया जी को लेके अगर अपन बात करें, ये वर्चस्व की लड़ाई है। अगर हम इसको देख के काम करें, आदरणीय देवश्री माली जी बैठे हैं, ये इनको अच्छे संज्ञान में, ये नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वर्चस्व की लड़ाई, ये अभी से लड़ाई नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इच्छा थी कि ग्वालियर लोकसभा से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होने दिया, उनको गुना लोकसभा, पुरानी लोकसभा में पहुंचा दिया। तो एक तो मन में टीस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यही है, और फिर दूसरा इनका जो वर्चस्व की लड़ाई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर हो, चाहे राजनेताओं को लेकर हो, चाहे कार्यकर्ताओं के अधिकारों को लेकर हो, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। परंतु इसमें सब चीज में एक निचोड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयपुर चुनाव हारना था, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते या नरेंद्र मोदी जी आते। ठीक है, सच और झूठ की क्योंकि बात कही आपने, इसका जवाब मैं अजय जी से लूंगी। देवश्री माली जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि एक तरफ अभी वर्चस्व की लड़ाई की बात कहते हुए अजीत जी नजर आए हैं, दूसरी तरफ अजय जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस चटकारे ले रही है। महेंद्र जी भी यहाँ पर बताए कि कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी चूक देखने को मिली है। और वहीं तीसरी ओर रामनिवास रावत जी जिस तरह से चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद बयान आता है, बड़ी पीड़ा के साथ कहते हुए नजर आते हैं कि बढ़ता हुआ कद बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आखिर इस बयान को किस तरह से देखा जाए और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसको कैसे समझा जाए? देखिए सुधा जी, इसमें दो तीन बातें बहुत साफ हैं। एक बात तो ये है कि इस जितना भी पैनल में लोग बैठे हैं ये तो मानते हैं कि कम्युनिकेशन का गैप था, इसमें तो कोई अब दो राय नहीं बची। तो कम्युनिकेशन का गैप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है वो कह रहे हैं कि बुलाया गया है। तो अब ये कम्युनिकेशन किनके बीच में हुआ, इन्होंने अगर बुलाया तो किसको कहा था कि सिंधिया जी आए, ये तो वही बता सकते हैं। और सिंधिया जी ने न केवल एक बार बल्कि ग्वालियर जब आए थे तब मैंने उनसे पूछा था, तब भी उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। तो ये अगर इस पर बात करें तो एक इसको मतलब जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय ने कहा कि हम चिंतन करेंगे, तो चिंतन का एक विषय
हार तो है ही, क्योंकि हार का तो चिंतन सभी राजनीतिक दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर इसका भी चिंतन करना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन का गैप जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जानी जाती है, वो कैसे आ गया और क्यों आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है, क्या कारण है। क्योंकि इससे जो अगर मीडिया की भाषा में बात करें तो गुटबाजी ही नजर आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल स्वरूप में नहीं है। तो क्या सिंधिया जी का एक गुट है और भारतीय जनता पार्टी का एक गुट है, तो ये अगर है तो इसको कैसे वो दूर करेंगे, ये एक समस्या है। और इसका ये दिखाई दिया वहां विजयपुर के विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता, जब कई बार मुझे भी जाने का मौका मिला, तो वो मतलब एक तरह से खुलेआम सारी बातें हो रही थी, कोई ऐसा भी नहीं कि वहां छुपी हो, जिनके जिक्र पर नाम से नहीं कर सकते, लेकिन वहां दिखाई दे रही थी। तो और वो निकलते निकलते चुनाव परिणाम तक में पलट गई। और चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से रामनिवास रावत जी ने कहा, तो रामनिवास रावत जी ने मैंने भी इंटरव्यू किया था, तो हालांकि उन्होंने बाद में उसकी सफाई दी। उन्होंने यही कहा कि भाई मैं किसी के कारण नहीं हारा, मैं तो अपने कारण हारा हूँ। लेकिन जो तात्कालिक रिएक्शन था, वो रिएक्शन यही था कि जिसका जिक्र सभी कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का इतना गैप था कि उसको भर नहीं सकी। भारतीय जनता पार्टी में कम्युनिकेशन का गैप नहीं रहता है, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और कांग्रेस भी मानने को तैयार हो जाएगी। लेकिन अब कम्युनिकेशन का गैप होने लगा है, इस सवाल ने ये सारी बहस का मुद्दा दे दिया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग का ही मामला लें तो 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग से ही कांग्रेस बीजेपी की सरकार गई थी। और अगर हम अभी की बात करें तो 2023 में सरकार को लाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। ग्वालियर की जो लोकसभा की 4 सीटें हैं, वो 4 सीटें जीती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केवल चुनाव के हार जीत एक बहुत ही अच्छी बात कही देवश्री जी आपने। एक कम्युनिकेशन का गैप यहाँ पर दिखाई दिया और उस कम्युनिकेशन गैप को भी नजरअंदाज किया गया। अजय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी। कम्युनिकेशन के गैप को नजरअंदाज किया गया, या फिर क्या महाराज जी की बीजेपी में अनदेखी हो रही है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अस्मिता जी, पहली बात तो मुझे लगता है जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को जानते हैं, वो आपको स्पष्टता के साथ में बता देंगे ये दोनों प्रश्न अपने आप में बेमानी हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति केंद्रित, मैंने कहा कि व्यक्ति विशेष की और व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती है। हम एक सभी विचार के लिए एकत्रित आए हुए लोग हैं, और जो हमारे यहाँ अजय जी, क्या विचार के दौरान किसी का अगर योगदान होता है तो उसे भूल जाया जाता है? नहीं, यही मूल विषय है। हम सभी, हमारे यहाँ एक परिपाटी है संपर्क, समन्वय, संवाद। निश्चित रूप से वरिष्ठों से संपर्क होता है, समन्वय बनता है, संवाद होता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। जिस प्रकार के विजयपुर की एक हमारी हार के बाद में ये विषय बनाया जा रहा है या विषय बना है, दोनों पक्ष हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा विषय नहीं है। हमने की कहा कि जैसे देव श्रीवाणी जी ने कहा कि इस पे भारतीय जनता पार्टी हार के कारणों पे जब कार्य मीमांसा करेगी, हार के कारणों पे जब चिंतन करेगी, तो इन विषयों पे, सभी विषयों पे डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद में एक जो निष्कर्ष निकलेगा, उन निष्कर्ष के बाद में संगठन अपने अपने रूप उसके लिए कार्य करेगा। रही बात दूसरी की सिंधिया जी की अनदेखी की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कभी भी काम नहीं जाता। आदरणीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, आज केंद्र में मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने देखा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी उन्होंने संगठन के जो प्रवास लगाया था, उस अनुरूप प्रचार किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जब कोई नेता अपनी विचारधारा को मानकर हमारे साथ में है, तो उन सभी का सम्मान होता है, उनकी योग्यता और क्षमताओं का सम्मान होता है, और उसी सम्मान के स्वरूप आज हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान स्वरूप, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के सम्मान स्वरूप आज हम विश्व का सबसे बड़ा दल बने। आज देश में हम 10 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, और एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस है। तो इन सारी हम लोगों से अपेक्षा इसलिए बढ़ जाती है अस्मिता जी, और निश्चित रूप से सभी कहेंगे कि ये कांग्रेस में यदि ये होता तो इस पर प्रश्न चिन्ह। आप छोटे से आप बात बताना चाहूंगा, विजयपुर में कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमांग सिंगार जी ने ट्वीट कर दिया कि ये जीत नीतू सिकरवार की है। कभी किसी ने प्रश्न पूछा, जबकि जीत यदि प्रदेश अध्यक्ष ने काम किया, कांग्रेस के संगठन ने काम किया, तो किसी व्यक्ति की जीत कैसे हो गई? लेकिन इस पर प्रश्न नहीं उठेगा। तो भारतीय जनता पार्टी से जनता की अपेक्षा है, भारतीय जनता पार्टी से सभी की अपेक्षा है, और इन्हीं अपेक्षा अनुरूप ये जो विषय हुआ उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, और हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका हम उत्तर भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश की जनता
कांग्रेस जो अप्रासंगिक हो चुकी है उससे यह उत्तर पूछेगी। क्या एक विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस को दम्भ आ गया है? हमने कभी 163 सीटें हम जब जीते 2023 में, हमने कभी दम्भ नहीं किया जीत का। हम 29 की 29 जीते, हमने कभी दम्भ नहीं किया। तो ये जो कांग्रेस मुगालते में रह रही कि उसके मध्य प्रदेश को पुनः प्राप्त कर लिया है, इस मुगालते से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अजीत जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए अस्मिता जी, प्रश्न तो उठेंगे क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कोई मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में छोटा मोटा नाम तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया कि कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल में उनके बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता था, एक ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं बनता था, एक ब्लॉक का कार्यकर्ता को सदस्यता नहीं दिलाई जा सकती। उन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इसी ग्वालियर चंबल अंचल में आदरणीय अस्मिता जी हो रहे मतलब प्रेस्टिजियस उपचुनाव में इग्नोर किया गया। किस तरीके से? अच्छा, क्योंकि अजीत जी आप इग्नोर की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो 2020 मुझे याद आ रहा है जब 2020 के दौरान चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके सभी करीबी जाएंगे बीजेपी में। उस दौरान रामनिवास रावत ने आप पर भरोसा किया और वो कांग्रेस में डटे रहे, लेकिन क्या उनकी अनदेखी नहीं हुई? क्या वो उनको 2024 में बीजेपी की ओर रुख करना पड़ा? देखिए, उनके अपने निजी कारण थे, व्यक्तिगत कारण थे। किस तरीके से जब वो कांग्रेस में रुके थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके व्यावसायिक संस्थानों को, उनके व्यक्तिगत संस्थानों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया था। और दूसरा, आदमी कहीं ना कहीं टूट जाता है तो वो लोकसभा चुनाव के समय उनकी कोई तो वजह होगी ना अजीत। मैंने बताया कि व्यावसायिक संस्थानों को उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और लोकसभा चुनाव के समय उनको नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ उनका जो भी समन्वय रहा, उन्होंने जो धोखा दिया मातृत्व संस्था को, करहाल विजयपुर की जनता ने उसका परिणाम उनके सामने ला दिया। अब ये देखिए अस्मिता जी, ये मध्य प्रदेश का जनमानस बार बार इस तरीके की गद्दारी को सहन नहीं करेगा। आप अमरवाड़ा का उपचुनाव उठा के देख लीजिए, 17 राउंड में 14 राउंड कांग्रेस पार्टी आगे थी। राम राम कह के भारतीय जनता पार्टी बामुश्किल वो लंच करवाया काउंटिंग में 1.5 घंटे का। चलिए ठीक है, आपने बातों को घुमा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से अजीत जी। महेंद्र जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बताया जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि जो 2020 का दर्द था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो 2024 में जैसे ही रामनिवास रावत की बीजेपी में एंट्री होती है वो छलकता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद कयास और सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे उस ठेस के चलते? अस्मिता जी, मुझे यहाँ पर जो है 2023 से पहले का एक बयान याद आ रहा है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का। जयवर्धन सिंह ने कहा था चुनाव के दरमियान कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बटी नजर आ रही है। एक है महाराज भाजपा, एक है नाराज भाजपा और एक है शिवराज भाजपा। तो लगता है कि अब ये जो वर्गीकरण उन्होंने उस वक्त किया था, ये मौजूद हालातों में जो है फिर कांग्रेस को एक बार जो है कहना चाहिए सियासी ऑक्सीजन देता नजर आ रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर कांग्रेस की सियासत कम नजर आती है, बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी में वो गुटबाजी ढूंढने निकल पड़ी है। मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस को भी आत्ममंथन की जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मीडिया के कैमरों के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान निकल कर आया है, उसने जरूर कांग्रेस को यहाँ बैठे डाले एक मौका दे दिया है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर डैमेज कंट्रोल के लिए मास्टर पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। तो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी ने देर भी नहीं लगाई। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई सिंगल रिएक्शन सामने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महामंत्री भगवान दास सबनानी का बयान जरूर निकल कर आया पहली बार, लेकिन दूसरी दफा जब मीडिया के कैमरा नवीशों ने या पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो वहां पर चुप्पी साध गए। तो ये बिल्कुल तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुछ होता है वो अनुशासन के दायरे में रहकर होता है। और यदि कोई भूल चूक हुई भी है सियासी तौर पर, जिसको लेकर महाराज ने कहा है कि मुझे बुलाया नहीं गया है, तो यहाँ पर उसको जरूर भूल सुधार के रूप में लिया जाएगा। लेकिन इतना भी माना जा सकता है कि जो मानव व्यवहार है, मानव स्वभाव है, या जो सियासी स्वभाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है, वो कांग्रेस में जैसा था वैसा ही भारतीय जनता पार्टी में भी कायम है। इतना जरूर है कि सियासी तौर पर अब महाराज को भाई साहब के तौर पर पुकारा जाने लगा है,
लेकिन भाई साहब का जो सियासी स्वभाव है वो बीजेपी में भी बरकरार है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो सियासी स्वभाव है वो कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद भी बरकरार है, और अब जो सवाल उठे हैं उन सवालों के बाद जो हवा चली है गुटबाजी की, बहरहाल यही माना जा रहा है कि बीजेपी इस पर जल्दी ही चिंतन मनन करेगी और इस पर काम करेगी, और जिस तरह से जो नाराजगी की बयार वही है उसको जल्दी मिटाने में कामयाब होगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में, खासतौर पर ग्वालियर में, क्या महाराज की नाराजगी खत्म हो जाएगी? क्या बीजेपी में जो गुटबाजी है जो अभी थोड़ी सी भड़कती हुई दिखी है वो जल्द ही खत्म होती हुई दिखाई देगी? इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।